हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक भारत का भौतिक पर्यावरण, इस बुक को पढ़ रहे थे। इस बुक का जो 5वां चैप्टर है, नाम है प्राकृतिक वनस्पति। इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने ये देख लिया था कि भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। सभी प्राकृतिक वनस्पतियां जो हम लोगों ने देखी, उनके क्षेत्र, वो किन जलवायु में पनपती हैं, मतलब जलवायु कंडीशंस, और साथ में हम लोगों ने देखा कि वनों के प्रकार जो उन प्राकृतिक वनस्पतियों में पाए जाते हैं, कुछ वनों के नाम हम लोगों ने देखा था। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पतियों के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने वन्य जीवों के बारे में पढ़ा कि वन्य जीव किस प्रकार प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मददगार होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी जीवमंडल निचय के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं, इन्हें क्यों स्थापित किया जाता है, ओवरऑल पूरी बातें हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी स्थिति में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं एक बार हम समझ लेते हैं। तो जीवमंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र, विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं, विशेष रूप से अगर हम लोग देखें तो ये आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित का मतलब होता है, रिजर्व का मतलब होता है कि इनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो ये मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बना दिया, ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है मैंने बना दिया, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व, इस बाउंड्री के अंदर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और यहां पर लिखा गया है कि एक प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं भूमि पर स्थित हो, और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे हो सकते हैं जो तटीय किनारों पर स्थित हो सकता है पानी के बीच में कोई प्राकृतिक वनस्पति स्थित हो, जहां पर कोई वो कीमती वनस्पति हो, साथ में हो सकता है वहां पर कुछ वन्य जीव भी अवस्थित हों। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट या फिर हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाता। यहां पर इस बायोस्फीयर रिजर्व को भी हम लोग 3 कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। ये लास्ट वाली जो कैटेगरी है, लास्ट वाला जो सर्कल आप देख पा रहे हैं, इस सर्कल को बोला जाता है कोर सर्कल, कोर ऑफ द कोर सर्कल बोला जाता है। इस कोर सर्कल में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती, सिवाय सिर्फ उन वन विभाग के लोगों के जो इन वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। ये कोर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जो प्राणी इस पूरे क्षेत्र में विचरण करते हैं ना, वो यहां आकर विश्राम करते हैं, प्रजनन करते हैं, ये उनका कोर क्षेत्र होता है। भाई जैसे आप लोग हैं, आप लोग कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी घूम लें, लेकिन आप रहते नहीं है। मजा कहां पर आता है आप लोगों को, अपने घर के खाने में, अपने घर की बात ही अलग होती है। तो इसी प्रकार कोई जानवर, मान लीजिए टाइगर की अगर मैं बात करूं, ये टाइगर पूरे सर्कल में घूम लेता है, लेकिन ये कोर क्षेत्र जो है, ये कोर क्षेत्र उस टाइगर का अपना हैबिटेट जोन होता है, जिसमें वो सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पर उसके रहने की सुविधा होती है जो वो खुद के ही क्रिएट की होती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था टाइगर या जो भी जानवर यहां पर पाया जाता है उसकी होती है। तो ये कोर क्षेत्र है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहां तो यहां पर लोग टूरिज्म के लिए तो जा सकते हैं, जनजातियां जा सकती हैं, कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, वनों के उत्पाद जो होते हैं वो कलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन अंदर वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भी प्रतिबंध होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने इंडस्ट्री लगा दी, नहीं भैया, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। ओवरऑल ये पूरा क्षेत्र प्रोटेक्टेड होता है, रिजर्व्ड होता है, आरक्षित होता है, संरक्षित होता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अभी और भी बातें हम लोगों को देखनी है, लेकिन मैंने आप लोगों के दिमाग में एक डायग्राम बना दिया कि हाँ भाई बायोस्फीयर रिजर्व इस तरीके का कोई क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम, जिसको हम मैब बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो हमारे देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हुए हैं ना, उनको यूनेस्को के तहत जो है वो मान्यता भी प्राप्त है। जीव मंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। आप ध्यान से ही समझ सकते हैं, मन से भी सोच सकते हैं कि भाई जीव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व्स के उद्देश्य क्या होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पौधे वनस्पति, वहां पाए जाने वाले जंगली जानवरों की सुरक्षा करना, इसी प्रकार के तो उद्देश्य होंगे ना। बस यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो जीव मंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। भारत में 18 जीव मंडल निचय हैं, इनमें से 12 वन्य जीव मंडल निचय यूनेस्को के द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। अगर हम भारत को देखें तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। मान्यता कितनों को प्राप्त है? 12 को मान्यता प्राप्त है। ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। ये वो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनका मैप है। अभी आप लोगों को सिर्फ मैप देख लेना है, मैं अभी आप लोगों को लिस्ट बताने वाला हूं, इनके नाम जो हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। पूरे 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट है। ठीक है, और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में ही कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे कि पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। और ये हमारे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को ये याद रखना है बस कि ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थित कहां पर है। ठीक है, ना क्षेत्र याद रखना है, ना इनको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कब की, क्योंकि यहां पर मान्यता की तिथि भी है, वो भी आप लोगों को याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ एरिया याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है। कई बार ये बायोस्फीयर रिजर्व्स इतने बड़े होते हैं कि ये 1 या 2 राज्यों में भी फैले होते हैं। देखिए, आप लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, सुना था ना भाई। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये तो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। कोई क्षेत्र जहां पर जो है टाइगर मिल रहा है तो हमने बाउंड्री लगा के उस क्षेत्र को अलग कर दिया, उसे हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया। और इसी तरीके से राष्ट्रीय अभ्यारण्य होते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है तकनीकी रूप से। लेकिन अभी हम लोग ये समझ लें कि हो सकता है कि कहीं पर कोई प्राकृतिक वनस्पति, कहीं पर कोई जानवर जो है वहां पर पाया जा रहा हो, तो हम लोगों ने बाउंड्री लगा के उस क्षेत्र को अलग कर लिया और उसे हम प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य बोल देंगे। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है पता है? बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखा जाता है, छोटे मोटे एरिया को नहीं रखा जाता। पूरे पारिस्थितिक तंत्र, ये पारिस्थितिक तंत्र है पूरा, जहां पर जानवर भी हैं, जहां पर पेड़ पौधे भी हैं, सबको यहां पर जो है सील पैक कर दिया जा रहा है। सील पैक मतलब बाउंड्री से कवर कर दिया जा रहा है, जहां पर हस्तक्षेप नहीं होगा। पूरे पारिस्थितिक तंत्र को कंजर्व रखेंगे, पूरे हैबिटेट को, जोन को जो है हम लोग आरक्षित रखेंगे। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं। क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तो हम लोगों ने क्या किया था, वो सिर्फ एक कुछ प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए बनाए थे ना। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व तो जो है पूरे पारिस्थितिक तंत्र को कंजर्व कर रहे हैं, जिसमें जानवर भी आ जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं कुछ प्रसिद्ध पेड़ पौधे। हो सकता है वो औषधीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, दवाइयों के लिए उनका यूज जो है वो किया जा रहा हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं। तो जब हमें पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है, आरक्षित या संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, तो हम बायोस्फीयर रिजर्व लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। अगेन फिर से हम टॉपिक पर आ जाते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं भारत में स्थित हैं, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अवस्थित है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नीलगिरी का नाम आप लोगों को याद रखना है। अभी तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और
किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी। ये कहां पर है? नंदा देवी है उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में। नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मेघालय में स्थित है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो असम में है। देखिए भाई, ये पुराना वाला जो डायग्राम है ना, इसमें सारे बने हुए हैं, जैसे कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, देख लीजिए, ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोगों ने देख लिया, ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सिर्फ मैं अभी लिस्ट बता दे रहा हूं, फिर आप लोगों को मैप पर भी लोकेट करके मैं बता दूंगा, ठीक है। सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व? सुंदरबन डेल्टा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है यहाँ पर। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है तमिलनाडु के उत्तर में, रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, नाम से ही स्पष्ट है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद जो बायोस्फीयर रिजर्व है एक बार देख लेते हैं। इसके बाद आता है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? डिब्रू साइखोवा। ये है असम में। डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत ये आता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तर और पश्चिम सिक्किम भाग में पड़ता है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये केरल में पड़ता है, अगस्तमलाई। अचानकमार अमरकंटक ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में पड़ता है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में पड़ता है। ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठंडा रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों के अंतर्गत पड़ता है। ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो है ना वो लिस्ट है। टोटल 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसकी लिस्ट जो है ये दी गई है। और जहां पर आप लोगों को डार्क पेन से जो है बायोस्फीयर रिजर्व नजर आ रहे हैं, डार्क, जहां पर डार्क कलर से लिखा हुआ है, आप अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देख सकते हैं, उन डार्क कलर वालों को जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनको डार्क कलर से लिखा गया है। जैसे इन सभी को तो डार्क से लिखा गया है, तो इन सभी को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पर जो 4 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इन्हें यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है, ठीक है, जो डार्क कलर से हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। ये मैप है इंडियन मैप जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व सारे बताए गए हैं, जैसे कि ये नंदा देवी है उत्तराखंड में, पचमढ़ी है, ये अचानकमार अमरकंटक है, ये सिमलीपाल उड़ीसा वाला है, ये नीलगिरी है, ये अगस्तमलाई है, मानस और नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, डिब्रू साइखोवा ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये पूरे बायोस्फीयर रिजर्व्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मैप के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके स्टडी टेबल के सामने इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप आपके सामने होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को लोकेट करना आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्कूल में, भैया आप लोग सिमलीपाल इसको लोकेट करो। अब सिमलीपाल से नाम भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, भाई ये सिमलीपाल है क्या? हो सकता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी बोल दें कि भाई ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, इसको लोकेट करो। आपको तो एक खाली मैप दे दिया जाएगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो आप लोग लिखेंगे भैया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पता है ना। 11th में एक हम लोगों को प्रैक्टिकल बुक, जिसके माध्यम से स्कूल में प्रैक्टिकल भी करने होते हैं, बुक भी पढ़नी होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे से बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लिए, सारी लिस्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व्स में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। इस प्रकार हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर से रिलेटेड, प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ
वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होने वाली। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहां से एक्सेस मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।